प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इस पे हमको यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट ये पढ़ने हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन नोट करेंगे। एक्सियम्स क्या होते हैं? द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। यानी एक्सियम को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, आर कॉल्ड एक्सियम्स। एंड पोस्टुलेट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच लेमाज एंड थ्योरम्स आर डिराइव्ड। सम यूक्लिड डेफिनेशंस, हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ डेफिनेशन 7 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसका मतलब है कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी जब लाइन की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बताएंगे आपकी लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जैसे अगर ये एक लाइन है तो इसके जो एंड होंगे, एंड्स इसके पॉइंट होंगे, पॉइंट ए एंड बी, ये इसके एंडिंग पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अगर किसी सरफेस की बात करें तो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ की बात करेंगे। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। अ प्लेन सरफेस, लास्ट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो ये 7 यूक्लिड्स यूक्लिड्स एक्सियम्स, यहां पर हम 7 एक्सियम्स की बात करेंगे। अभी हमने बताया कि एक्सियम्स को हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अगर हम कह दें थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर x y से इक्वल है और अगर ऐसे लिख दें कि x z से इक्वल है, ये थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी ये दोनों अलग अलग थिंग मान लो और ये दोनों सेम इक्वल है। यानी या इसको ऐसे कह लो कि y x के इक्वल है, z भी x के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू z होगा। इस तरह के रिजल्ट हम लोग यूज कर चुके हैं। सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। जैसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई, अगर हमने इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 ऐड कर दिया तो ये दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। किसी नंबर पर देख लेते हैं, 2 इक्वल टू 2 लिखा, अगर यहां पे भी 3 ऐड कर दो, यहां पर भी 3, तो अगेन ये दोनों 5 इक्वल टू 5 फिर से इक्वल हो जाएंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। जैसे यहां पे एडिशन की बात करें, अगर यहां 5 और 5 दोनों इक्वल हैं, इससे भी 3 माइनस कर दो, इससे भी 3 माइनस कर दो, तो जो रिमाइंडर आएंगे वो भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। तो अगर कोई एक लाइन है ए बी, अगर ये लाइन सी डी को कोइंसाइड करती है, यानी कि ए बी को उठाएं और सी डी के ऊपर ऐसे रख दें, तो इसका मतलब ये तभी कोइंसाइड करेगी जब ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक आप एप्पल ले लीजिए और एक उसका एक पार्ट ले लीजिए, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक चाक का टुकड़ा ले लिया, बड़े चाक का टुकड़ा, और एक छोटे चाक का टुकड़ा ले लिया,
तो कहेंगे होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत सारे एग्जांपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6 नंबर, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, अगर हम किसी का डबल करते हैं, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड लास्ट, थिंग्स विच आर हाल्फ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक एप्पल लो, बीच से काट दो और उसके जो दो हाल्फ मिलेंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये हमारे 7 एक्सियम्स होंगे, इसको आपको लर्न करना हो। एग्जाम में पूछा जाता है राइट सम यूक्लिड एक्सियम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड्स 5 postulates are postulate number 1, a straight line may be drawn from any one point to any other point। इसको आप एज इट इज लर्न कर लेंगे। postulate number 1, a straight line, इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रा कर सकते हैं। postulate number 2, a terminated line can be produced indefinitely। postulate number 2, a terminated line can be produced indefinitely। यहां पे इन्होंने दिया है ए बी एक लाइन है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। postulate नंबर 3, बहुत छोटे छोटे postulate हैं, इसमें इजिली लर्न हो जाएगा, लेकिन नंबरिंग यही होनी चाहिए। A circle can be drawn with any center and any radius। जैसे हमने आप सबको कहा कि एक सर्किल ड्रा करो, तो कोई स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर रेडियस लेगा, कोई 2 सेंटीमीटर रेडियस लेगा, कोई 3 सेंटीमीटर रेडियस लेगा। तो इसके लिए अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई भी सेंटर ले सकते हैं, एंड एनी रेडियस। postulate नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को कहता हूं तो कोई स्टूडेंट छोटा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि जितने भी राइट एंगल बनेंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। postulate नंबर 5, postulate नंबर 5 को हम अभी अलग से भी समझा देंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। इफ a straight line falling on two straight line makes the angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then 2 straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अब इसको हम फिगर के बेस पे समझाएंगे। postulate नंबर 5 में कह रहा है कि if a straight line falling on 2 straight lines, इसका मतलब कि एक ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन ये L2 है और ये L3। इफ a straight line falling on other 2 straight line makes the angle on the same side, तो इस L3 को हम लोग ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा एंगल 1 और ये जो एंगल बनेगा एंगल 2, तो इन्होंने कहा कि इन दोनों एंगल का सम यानी कि एंगल 1 + 2 इन दोनों का सम लेस देन 2 राइट एंगल, यानी कि ये लेस देन 2 राइट एंगल का मतलब कि 180 डिग्री से कम होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इस डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस की जाए तो ये किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। ये इसका मतलब है कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये 1 और 2 है, इन दोनों का सम लेस देन 180 को 2 राइट एंगल से बोल सकते हैं, लेस देन 180 होगा। इसका मतलब कि जब इस लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे L1 L2 को तो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें कि एडिशनल, हम अब इस पोस्टुलेट के बाद की चीज बता रहे हैं।
अगर हम इस एंगल को 3 और 4 ले लें तो 3 + 4 का सम ग्रेटर देन 180 आएगा। लाइन इस डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस करते हैं तो कभी मीट नहीं करेगी। अब बात आती है कि अगर हम एक और बना दें, दो पैरेलल लाइन बना दें, L1 L2 और एक ट्रांसवर्सल इसको L3 कट करता है, तो यहां पर जो एंगल 1 और 2 है इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये लाइन इस डायरेक्शन में कभी नहीं मीट करेंगी। 3 + 4 का भी सम 180 होगा, इस डायरेक्शन में भी कभी मीट नहीं करेंगी। तो पोस्टुलेट नंबर 5 यही है। इसको हम डिटेल में समझने के लिए ये पार्ट इसका और ये वाला पार्ट एडिशनल बताया गया। बाकी कहने का मतलब था कि L1 L2 दो स्ट्रेट लाइन है और L3 एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कट करता है। तो जिस साइड में एंगल, दोनों एंगल का, दोनों, इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा तो वो लाइन, इसका मतलब कि L1 L2 इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर कहीं ना कहीं मीट। एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जो फर्स्ट पार्ट में है इस पे हमको ट्रू फॉल्स बताना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई एक सिंगल पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास हो सकती हैं। तो ये इन्होंने कहा है सिंगल लाइन पास होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, तो इससे एक ही लाइन पास होगी। और ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होगी, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। अभी हमने इसको पोस्टुलेट में डिस्कस किया है, ये ट्रू होगा। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ये भी ट्रू होगा। एंड फिफ्थ पार्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। अभी हमने बताया था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब कि ए बी पी क्यू के इक्वल और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल, तो ए बी और एक्स वाई भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस बेसिस पे ये ट्रू फॉल्स सेग्रीगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? इन 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में जो टर्म है इनको हमें डिफाइन करना है। और डिफाइन करने के पहले कहा गया है कि क्या कुछ और भी टर्म है जिनको डिफाइन करने के पहले हमको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो टर्म्स हैं लाइन, पॉइंट, जैसे इस पे दिया गया, तो लाइन, पॉइंट, ये सब टर्म हमारे पास हमको पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे। अब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट इज सेम। जैसे हमारे कॉपी में जो लाइन होती है, लाइन भी पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब उसके हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ, सेगमेंट मीन्स पार्ट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल बोलते ही माइंड में सर्किल का फिगर आ गया होगा। और रेडियस यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस नोन एज रेडियस ऑफ सर्किल। ये हमेशा इक्वल होगा, चाहे जितने बना सकते हैं उसमें। स्क्वायर, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
कंसीडर टू postulate given below. Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. यानी कि दो पॉइंट A और B अगर सपोज करो और एक थर्ड पॉइंट C बीच में लाई करेगा, और सेकंड है there exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulate, अभी हम इसको फिगर बना करके बता रहे हैं, do these postulate contain any undefined term? आर दीज पास्टुलेट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब कि ये होल्ड करेगा, एग्जिस्ट करेगा. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पास्टुलेट? एक्सप्लेन. एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी. ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी लाई कर सकता है. तो ये पहला केस जिन्होंने पूछा, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन का मतलब जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर हो, यहां पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां हो सकता है. अब सेकेंड केस कह रहा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. हो सकता है कि ए बी यहां पर हो, सी यहां पर हो, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है. अब इन्होंने पूछा डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. तो देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म. इसमें हमारे पास बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म आते हैं. एंड सेकेंड पार्ट है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. तो ये कंसिस्टेंसी यानी एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा. दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशंस. एंड लास्ट दीज पोस्टुलेट, इन्होंने पूछा कि क्या ये कोई यूक्लिड पोस्टुलेट. यूक्लिड के जो 5 पोस्टुलेट है उससे आप मिला के देख सकते हैं कि ये किसी पोस्टुलेट से मैच नहीं करता है. दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट किसी भी. लेकिन यूक्लिड पोस्टुलेट 1 के बाद में जो इसमें एक्सियम एक था, एक्सियम 5.1, ये उससे मैच कर रहा है. एक्सियम 5. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. तो ये उससे एग्जिस्ट कर रहा है, उससे मैच कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. ये है AB, C be the midpoint. C lies between 2 points A and B such that AC is equal to, इसलिए मैंने बोला C be the midpoint. AC और BC इक्वल है, तो प्रूव करना है AC इक्वल टू हाफ AB. तो यहां पे हम पहले लिखेंगे गिवन, फिगर बना दिया है, AC इज इक्वल टू BC. अब यहां पर हमको दिखाना है AC इज इक्वल टू हाफ AB. तो हम यहां पे एक लाइन लिखेंगे, एडिंग AC ऑन बोथ साइड. AC को दोनों तरफ ऐड कर दें, तो AC प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस BC. तो ये बनेगा 2AC इज इक्वल टू AC प्लस BC. 2AC इज इक्वल टू AC प्लस BC बन जाएगा AB, और AC इज इक्वल टू 1/2 AB. ये प्रूव हो गया. इन क्वेश्चन 4 अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. क्वेश्चन यहीं से भी पूछा था डायरेक्टली. Prove that every line segment has one and only one midpoint. किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, और ये बात सब लोगों को पता है, लेकिन यहां पे प्रूव करके दिखाना है. क्वेश्चन नंबर 5, ये AB हमारा लाइन सेगमेंट है. इन्होंने कहा C मिड पॉइंट है, और ये प्रूव करना है कि ये किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है. यानी कि अगर यहां पर ये मिड पॉइंट है तो एक ही बनेगा, 2 नहीं बन सकते हैं. तो हम एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं कि गिवन दैट C be the मिड पॉइंट ऑफ AB. तो C मिड पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि AC इज इक्वल टू BC. ये हो जाएगा. हम इसको इक्वेशन 1 अभी दे देते हैं. कंसीडर, अब हम लोग एक
कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि और इसमें कोई स्टेप नहीं बन सकता है, तो कंसीडर करते हैं। कंसीडर डी बी एन अदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी को सपोज कर लो यहां पे हमने ये माना है केवल डी को कि मिड पॉइंट है, अब सी को नहीं देखना है। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये बन जाएगा। अब ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी ए सी प्लस सी डी, और जब डी बी को लिखना होगा तो हम इतना पार्ट इसमें से एक्सटेंड करके लिख दें बी सी माइनस सी डी, यानी बी सी से अगर हम सी डी निकाल दें तो डी बी बचेगा। ट्रांसपोज सी डी यानी माइनस सी डी टू दिस साइड, तो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। अभी हमने इक्वेशन 1 में ए सी और बी सी को इक्वल दिखाया, तो ए सी प्लस 2 डी इज इक्वल टू बी सी की प्लेस पर ए सी रख दें और यहां पर रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ए सी और ए सी कैंसिल, 2 डी इज इक्वल टू 0, सी डी इज इक्वल टू 0, सी डी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो प्रूव किया उसमें ये सी और डी, सी डी 0 आने का मतलब है कि सी और डी अलग अलग दो पॉइंट ना हो करके एक ही जगह पे लाई करते हैं, या तो ये यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा। तो सी डी 0, अदरवाइज सी डी इक्वल टू कुछ तो आना चाहिए था। तो सी डी इक्वल टू 0 को हम लिख देंगे कि इट इज ओनली पॉसिबल, सी डी 0 कब होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी एंड डी कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी और डी कोइंसाइड करेंगे तो सी मिड पॉइंट था तो इसका मतलब डी भी मिड पॉइंट होगा। इट मींस अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ओनली वन मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो यहां पे भी लिख देंगे गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो अब बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। छोटा सा था, प्रूव हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Axiom 5, the whole is greater than the part. Axiom 5 जो हमारा था, the whole is greater than the part, ये universal truth क्यों है? तो very simple, because it is true for every object present in the universe. कहीं पर भी ये applicable हो जाएगा कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक होल ऑब्जेक्ट रख दो, एक उसका पार्ट रख दो, बता देगा कौन सा ग्रेटर है। तो इट इज ट्रू फॉर एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, देयरफॉर कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? इस एक्सरसाइज में आपको फिफ्थ पॉस्टुलेट को लर्न करना है और लर्न करके ओन सेंटेंस में लिख सकते हैं या उसी को एज इट इज लिख सकते हैं। अदर कुछ नहीं करना है इसमें।
सेकेंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। सेकेंड पार्ट को करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो हमने अभी फिफ्थ पोस्टुलेट को समझाया और उसमें एक पैरेलल लाइन बना करके दिखाई कि अगर वो दोनों तरफ 180 डिग्री हो जाएगा तो कभी मीट नहीं करेगा दोनों साइड, उसी पार्ट को बना करके और इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। थैंक यू सो मच।